So I'm starting with economics और मैं जो आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ that is from the NCERT बुक से मैंने ये चीजें ली हैं, अपन इसको देखते हैं, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर है और मैंने जैसे आपको पहले बताया यू हैव टू पोर्शंस, एक स्टैट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये स्टैट्स, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स मैंने इसलिए इसको लिया, इसमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें आ रही हैं जो आपको जनरल सभी में काम आएगी, तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। अब यहाँ पे जैसे बताया why economics and why I am taking NCERT because आपके स्कूल में NCERT नहीं लेंगे, they will take कोई दूसरी बुक लेंगे जब आपका स्कूल में कराएंगे, तो इसलिए I would like to cover this because दूसरी बुक तो आपके स्कूल में हुई जाएगी। तो why economics है ना, you have perhaps already had, अच्छा ये मैं आपको दो चीजें हैं अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो मैं आपको करा रहा हूँ, ये आप देखेंगे कि सर ये तो हम कर सकेंगे, आप बिल्कुल कर सकेंगे, लेकिन इसमें एक चीज है जो मुझे आपको सिखानी है अभी 11th में, कि आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ने की आदत भी डालनी पड़ेगी। डालनी इन द सेंस कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स ना खुद रीड नहीं करते, वो क्लास अटेंड कर लेते हैं लेकिन दे नेवर फ्लिप द पेजेस ऑफ द बुक, और बुक के पन्ने पलट के कभी वो बुक को खुद पढ़ने की कोशिश नहीं करते। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और आप अच्छा करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव द हैबिट ऑफ रीडिंग द बुक ऑल्सो। आपको बुक्स को पढ़ के उसको समझने का वो भी आपको डेवलप करना पड़ेगा, एज यू डू इन द लैंग्वेजेस, जैसे लैंग्वेजेस में होता है, तो थ्योरी के सब्जेक्ट में वो भी बहुत जरूरी है। तो दैट इज द पर्पस। अभी हम देखते हैं। यू हैव परहैप्स ऑलरेडी हैड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट इन योर अर्लियर क्लासेस, ठीक है, आपने पहले पढ़ा हुआ। यू माइट हैव बीन told this subject is mainly around Alfred Marshall, one of the founders of modern economics, called the study of man in the ordinary business of life. ये Alfred Marshall है, Adam Smith है, they have been a great economist of their times, और आज भी इनको बहुत रिगार्ड किया जाता है। एडम स्मिथ को तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है, और अल्फ्रेड मार्शल ने बताया है कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, मतलब ऑर्डिनरी सामान्यता है, व्हाट इज जनरली अ पर्सन डज इन हिज लाइफ, वी स्टडी दैट, हम उसको समझते हैं। व्हेन यू बाय गुड्स you may want to satisfy your own personal needs or those of your family or those of any other person to whom you want to make a gift. You are called a consumer. Now the question is consumer, पहला टर्म आया यहाँ पे कंज्यूमर। हम इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर किसको कहते हैं? कंज्यूमर का मतलब होता है जो कोई गुड्स मतलब सर्विसेज भी आ गए, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है, या तो अपने लिए खरीद रहा है। मैं मार्केट से गया है ना, मैंने मार्केट से एक पर्टिकुलर पीस ऑफ मैंने कोई सामान खरीदा, पेन खरीदा, तो मैं कंज्यूमर हो गया। वो पेन मैं घर के लिए भी ला खरीद सकता हूँ और मैं किसी को गिफ्ट के लिए भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं आगे बेच नहीं रहा हूँ उसको, वो मैं यूज करूंगा या मेरा जिसको मैं दूंगा वो यूज करेगा, तो मैं कंज्यूमर हो गया, क्योंकि खरीदना है कि नहीं खरीदना ये डिसीजन मैंने लिया। अच्छा, आप ये कहेंगे कि अगर मैं पेन लाके घर में किसी और को देता हूं तो मैं तो कंज्यूमर नहीं हुआ, वो दूसरा पर्सन हुआ। लेकिन इकोनॉमिक्स कहती है कि ठीक है यूज कोई और कर रहा है, लेकिन खरीदने का डिसीजन किसका है, फाइनल डिसीजन किसका है, फाइनल किसने किया, आपने खरीदा, तो आप कंज्यूमर कंसिडर किए जाएंगे। When you sell goods to make a profit for yourself, अगर जो बेच रहा है प्रॉफिट के लिए शॉपकीपर, वो सेलर हो जाएगा। When you produce goods, you may be a farmer or manufacturing or provide services. और to a doctor, porter, taxi driver, मतलब ट्रांसपोर्टर जो भी है वो प्रोड्यूसर है। तो जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं वो प्रोड्यूसर हो गए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि प्रोड्यूसर और सेलर में डिफरेंस है क्या? नॉट नेसेसरली, कोई जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर और सेलर में डिफरेंस हो, लेकिन और कभी कभी प्रोड्यूसर और सेलर में डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे आप किसी शॉपकीपर के पास गए और आपने पेन खरीदा, तो शॉपकीपर तो सेलर हो गया, आप कंज्यूमर हो गए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या शॉपकीपर प्रोड्यूसर भी है? ना, शॉपकीपर प्रोड्यूसर नहीं है, उसने किसी और से खरीदा है। तो प्रोड्यूसर वो है जिसने उस पेन को बनाया है, शॉपकीपर तो सेलर है, और वो मैं कंज्यूमर। तो इस हिसाब से तीनों में रिलेशन है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर ही सेलर होता है। ऐसा कब होता है? सर्विसेज के केस में। मैं होटल में गया, एक होटल में मैंने खाना खाया रेस्टोरेंट में, तो जो सर्विस देने वाला है, सर्विस प्रोड्यूस करने वाला है वो है रेस्टोरेंट, सर्विस बेचने वाला कौन है? वो भी रेस्टोरेंट वाला है। तो वहां पे सेलर और प्रोड्यूसर दोनों एक हो जाते हैं। तो द प्रोड्यूसर एंड सेलर कैन बी वन और दे कैन बी डिफरेंट। सर्विसेज के केस में 99% केसेस में प्रोड्यूसर और सेलर एक ही है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ,
तो मैं अपनी सर्विसेज आपको बेच रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, मैं खुद ही प्रोड्यूस कर रहा हूँ। जब बोल रहा हूँ, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं प्रोड्यूस करता जा रहा हूँ और वो आगे मैं आपको सेल भी करता जा रहा हूँ। तो आई एम प्रोड्यूसर एंड सेलर बोथ, सो दे कैन बी सेम और दे कैन बी डिफरेंट। When you are in a job working for some other person and you get paid for it, you are called an employee. Employee का मतलब है जो कहीं काम कर रहा है, उसको काम के बदले पैसे मिल रहा है, और जिसके आप काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयर कहलाता है। तो in all these cases you will be called gainfully employed or in an economic activity. चाहे आप वो हो, मतलब आप जब कोई काम कर रहे हैं और आपको कुछ इनकम हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं और आपको उसके लिए सफिशिएंट पैसा मिल रहा है। गेनफुली एम्प्लॉयड मतलब आपको आपके काम के बदले में पैसा मिल रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज दैट आर अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन। मॉनेटरी गेन होना जरूरी है। अगर मॉनेटरी गेन नहीं है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, पैसे का कुछ काम ही नहीं हो रहा, वो होना जरूरी है। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक्स में मीन बाय ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ का मतलब क्या हो गया? हमारा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी या हम कोई ऐसी एक्टिविटी अंडरटेक कर रहे हैं जिसके अंदर हमको कोई मॉनेटरी फायदा हो रहा है, दैट इज ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। लिस्ट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, वुड यू कॉल देम इकोनॉमिक एक्टिविटीज? आज आपने सुबह घर में कुछ नाश्ता किया है ना, आपकी मम ने सर्व किया या आपने खुद बनाया, तो वाज इट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी लीशा? आपने सुबह जो नाश्ता किया, मम्मी ने बनाया, आपने खुद बनाया, जैसा भी है, तो वो जो आपने ब्रेकफास्ट किया या कुछ सुबह खाना जो भी लिया है, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं है? व्हाट डू यू से? नहीं है, है मतलब नहीं आता है या है नहीं आता, ये दोनों में ना हो सकता है ना। तो माइक ऑन करके बोलिए, इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यू डोंट नो? I don't know. You don't know. अच्छा अनवी, what do you say? सर है, कैसे? क्योंकि मतलब हमारी मदर ने सर्विसेज प्रोवाइड करी और कितना हमने पेमेंट किया मम्मी को? मम्मी को कितना पेमेंट किया सुबह नाश्ते का? पेमेंट नहीं किया। क्यों? शी शुड बी पेड ना। अब बाहर करते तो देते कि नहीं देते? Yes, जब sir. बाहर करते हैं और देते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जाएगा। घर में आपकी मम्मी ने आपको इसलिए नाश्ता दिया था कि आप मुझे उनको पेमेंट करेंगे? अनवी है ना, उन्होंने दिया था ना कि अनवी जोड़ के रखना है ना, मैं पूरा महीने का एक साथ पेमेंट लूंगी, ऐसा है क्या? नहीं ना, नहीं। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज देयर इज नो मॉनेटरी गेन, है ना। जैसे इसके अंदर क्या हुआ है, तुम्हारी मम्मी को तुमको नाश्ता कराने से मॉनेटरी फायदा हुआ है क्या? है ना, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ, है ना। उनको बस सेटिस्फेक्शन लगा कि चलो ठीक है, अनवी ने नाश्ता कर लिया, अलीशा ने नाश्ता कर लिया, आराध्या ने कर लिया, बट देन दे डिड नॉट गेन एनीथिंग ना। तो जब मॉनेटरी गेन नहीं है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक्स के सेंस में नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं ना इकोनॉमिक्स जो है ना वो सब्जेक्ट इज ऑफ ग्रीड, सेल्फिश, है ना, लालची लोगों का सब्जेक्ट। ऐसा वो क्यों कहते हैं पता है? ऐसा इसलिए कहते हैं आप पैसे पैसे की बात करते हो यार, कुछ काम बिना पैसे के भी होते हैं कि नहीं होते हैं? हर काम पैसे से थोड़ी होता है, ठीक है। तो हम हमारे जो पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं, हम पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, ठीक है। जो हम कभी दोस्ती यारी में काम करते हैं, अपना किसी की हेल्प कर देते हैं, तो उसमें भी तुम पैसा देखते हो। तो लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत लालचियों का सब्जेक्ट है, ये सिर्फ पैसे पैसे की बात करते हैं, है ना। अगर इसमें कोई चीज हम बिना मॉनेटरी गेन के कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स कहता है नहीं 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 नहीं, हम उसकी बात तो करेंगे नहीं। अरे क्यों नहीं करोगे यार? क्या सोना जरूरी नहीं है? नींद आएगी तो सोएंगे ना। बोलेगे सोने से तुमको कितना फायदा हुआ, कितने रुपए आ गए तुम्हारे खाते में, हाँ तुम्हारी जेब के अंदर, ऐसा नहीं हुआ। बट सोना जरूरी भी है ना, रेस्ट भी तो जरूरी है ना। तो इकोनॉमिक्स वाले ऐसा करते हैं, तो कुछ लोग इकोनॉमिक्स की क्रिटिसाइज भी करते हैं इस बात, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है भाई हमारी प्रॉब्लम है, हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को काउंट करते हैं, उसका नाम काउंट ही नहीं करते। तो भाई करते हैं तो करते हैं, लेकिन इसमें इसका क्रिटिसिज्म भी है। तो जो एक्टिविटीज हम मॉनेटरी गेन के लिए कर रहे हैं
That is economic activity. We cannot get something for nothing. इकोनॉमिक्स में एक चीज कही जाती है ना, इकोनॉमिक्स में एक चीज कही जाती है, देयर इज, बड़ा फेमस कोट है वो, आप पढ़ना चालू कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। इकोनॉमिक्स में फ्री लंच के जैसा कुछ भी, इकोनॉमिक्स का कहना है कि देयर इज, दुनिया में कोई भी चीज फ्री लंच की जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपको, आप जो भी करते हैं आपको उसके लिए किसी न किसी को पे करना होता है, और आप नहीं पे कर रहे हैं तो कोई और पे कर रहा है। फ्री लंच नहीं होता, यू हैव टू पे फॉर इट। तो इकोनॉमिक्स ये मान के चलता है कि आपको कोई चीज मिली है तो आपने उसके बदले में कोई चीज दी भी होगी इन रिटर्न। If you have ever heard the story of Aladdin and his magic lamp, अच्छा समझ पड़ी भाई हमने तो, है ना? You would agree that Aladdin was a lucky guy. Whenever and whatever he wanted, he just had to rub his magic lamp, and the genie appeared to fulfill his wish. मेरे आका क्या हुक्म है ना? तो वो आका उसको बोलते हैं कि ये लाओ, तो वो जीनी लाके दे देता है। When he wanted a palace to live in, उसको क्या महल बना दो, तो जीनी ने महल बना दिया। When he wanted expensive gift चाहिए, तो जीनी ले आया उसकी डॉटर के लिए। तो जीनी जो है आंख पलक झपकते ही सारी उसकी इच्छा पूरी कर देता। This is what Aladdin and magic lamp used to. In real life, we cannot be as lucky as Aladdin. Though like him, we have unlimited wants, we do not have a magic lamp. Take for example, the pocket money that you get to spend, if you had more of it, then you could have purchased almost all the things you wanted. ठीक है, अगर होता ज्यादा तो आप सब कुछ खरीद लेते जो आप खरीदना चाहते हैं। But since your pocket money is limited, you have to choose only those things that you want the most. This is basic teaching of economics. तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम यही चीज बेसिकली पढ़ेंगे कि हम चूज कैसे करें, हाउ टू चूज व्हाट वी एक्चुअली रियली वांट द मोस्ट। Can you think for yourself of some other examples where a person with a given income has to choose with which things and in what quantities he or she? तो ऐसा हमारे डेली लाइफ में होता रहता है अक्सर कि हमें चूज करना पड़ता है कि हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, हम किस चीज पे खर्च करें। स्कैर्सिटी इज द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब यहां से इकोनॉमिक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, कहां से? लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स। इच्छाएं तो आसमान तक के हैं, अगर लिस्ट बनाऊं तो इतनी लंबी लिस्ट बनेगी कि पता नहीं 10 किलोमीटर लंबी लिस्ट बनेगी, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, तो इसी से स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। Scarcity is the root of all economic problems. Had there been no scarcity, there would have been no economic problem. And you would not have studied economics either. आप economics भी नहीं पढ़ रहे होते, scarcity नहीं थी, कोई problem नहीं थी, ठीक है? In your daily life, we face various forms of scarcity. The long queues at railway booking counters, crowded buses and trains, shortage of essential commodities, the rush to get a ticket, to watch a new film, etc. are all manifestations of scarcity. ये सब scarcity के अलग-अलग रूप हैं। जहां पे भी लाइन लगी हुई है, शॉर्टेज है, लोग कह रहे हैं पहले पहुंच जाओ, मुझे पहले मिल जाए, है ना? जहां पे भी भीड़ भाड़ हो रही है, ये scarcity दिखाता है। We face scarcity because the things that satisfy our wants are limited in availability. वो है ही limited. Can you think of some more instances of scarcity? I think virtually everywhere, है ना? हम जगह जगह देखते हैं। The resources which the producers have are limited. अब ये जो साधन है ये limited है, and also have अच्छा alternate uses भी है, limited भी है और alternate uses भी। अब limited और alternate uses से क्या मतलब क्या है? मेरे पास एक piece of land है, मान लीजिए I have a piece of land. ये piece of land है मेरे पास, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब सवाल उठता है कि मैं अगर इसमें पूछूं कि इसमें क्या क्या करना चाहता हूं, तो अरे साहब मैं तो बहुत कुछ करना चाहता हूं।
मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक आई मेक माई हाउस एज वेल, ठीक है, बना लीजिए सब, घर बना लीजिए। तो घर बनाने के बाद मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर एक जिम भी बना लूँ, ओके, जिम भी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे गार्डन भी चाहिए मेरे को। अच्छा, मैं सोचता हूँ यहाँ पे कुछ जगह किराए पे दे दूं, जिससे किराए की इनकम भी हो, तो पेंट की दिक्कत आ रही है ना, मैं किराए पे दे दूं, किराए की इनकम भी हो। तो आसमान चाहिए क्या, पूरा पूरा जो जहां, मतलब क्या जहां उतारना है क्या? हाँ, चाहिए तो इतना ही कि जहां जहां पूरी दुनिया भर की चीजें चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, और ये जो लैंड है इसका एक यूज है ऐसा नहीं, इस लैंड के मल्टीपल यूजेस, हम पता नहीं कितने कितने यूज कर सकते हैं। जैसे क्या क्या कर सकते हैं, इस लैंड पे मैं एग्रीकल्चर भी कर सकता हूँ, इस लैंड पे मैं घर भी बना सकता हूँ, इस लैंड पे मैं दुकानें बना सकता हूँ, इस लैंड पे मैं मतलब फैक्ट्री डाल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये हो गया ऑल्टरनेट यूज, ये हो गया ऑल्टरनेट यूज। तो इस लैंड के हैं ऑल्टरनेट यूज, ठीक है, आई हैव एन ऑल्टरनेट यूज ऑफ लैंड, और लैंड के ऑल्टरनेट यूजेस और लिमिटेड भी है, क्योंकि मुझे लैंड मेरे पास है सिर्फ इतनी, लेकिन मेरे को जो काम है वो इससे 10 गुना बड़ी जमीन चाहिए तो मेरा काम होगा। तो हमारे पास रिसोर्सेस कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छा है बहुत ज्यादा है, और जो रिसोर्सेज उनके यूजेस भी ऑल्टरनेट होते हैं। अब जैसे टू सेटिस्फाई आवर वांट्स ऑफ नरिशमेंट, हमें नरिशमेंट चाहिए, पौष्टिक शरीर के लिए कुछ खाने पीने की चीजें चाहिए, ताकत के लिए। फार्मर्स एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, वो क्रॉप्स उगाते हैं फार्मर्स, है ना, फॉर योर फूड। At any point of time, the resources like agriculture, like land, labor, water, etc. are given. तो अगर जो फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जब वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उस टाइम पर या कभी भी आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर के अंदर कितनी लैंड पे प्रोडक्शन होगा, लिमिटेड है, कितनी लेबर काम करेगी वो भी लिमिटेड है, कितना पानी मिलेगा वो भी लिमिटेड है, फर्टिलाइजर भी लिमिटेड है, सब दिए हुए। और इनके ये लैंड है, लेबर है, वाटर है, फर्टिलाइजर, इन सबके अल्टरनेटिव यूजेस है। अब यही सेम साधन, लैंड, लेबर, फर्टिलाइजर वगैरह, इन सभी साधनों को हम खेती में बजाय, प्रोडक्शन क्रॉप उगाने के बजाय, मैं इसमें से कुछ दूसरी चीज भी उगा सकता हूँ। मतलब यहाँ तो एक तो मैंने एग्जांपल क्या दे रहे हैं, एग्जांपल ये दे रहे हैं कि जो आपके पास पीस ऑफ लैंड है, वो लैंड आप एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हो, खाने पीने की चीज उगाने में। आप नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से भी यूज कर सकते हो। नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से मतलब आप उसमें ऐसी चीज उगा रहे हो जैसे रबर उगा रहे हो, है ना, आप रबर उसके अंदर उगा रहे हैं, आप उसके अंदर जो है कॉटन उगा रहे हैं, ये तो खाने की चीज नहीं, ये तो यूज करने की चीज है। तो कहने का मतलब है कि आप इसके अंदर क्रॉप उगा सकते हो लैंड पे, ठीक है, नहीं क्रॉप तो सभी हो गया, नॉन फूड क्रॉप और फूड क्रॉप। तो आप यहाँ पे फूड क्रॉप उगा सकते हो या आप नॉन फूड क्रॉप उगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो देयर इज नो लिमिट टू हाउ यू कैन यूज योर रिसोर्सेस। तो बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस है, अलग अलग यूजेस है, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो रिसोर्सेज के ऑल्टरनेट। अब हम बात करें थोड़ा सा कंजम्पशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की आगे। If you thought about it, you might have realized that economics involves the study of man engaged in economic activities. तो आपने ये रियलाइज किया कि इकोनॉमिक्स एक ऐसे पर्सन की स्टडी कर रहा है, ऐसे पर्सन की स्टडी कर रहा है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। फॉर दिस यू नीड टू नो, आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए नो रिलायबल फैक्ट्स अबाउट द डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में वो कौन कौन सी होती है। एक होती प्रोडक्शन, एक होती कंजम्पशन, एक होती डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या क्या है? इकोनॉमिक्स इज ऑफन डिस्कस्ड एज थ्री पार्ट्स। हम इकोनॉमिक्स की बात कंजम्पशन की तरह करते हैं, प्रोडक्शन की तरह और डिस्ट्रीब्यूशन की तरह। You want to know how the consumer decides, given his income and many alternative goods to choose from, what to buy when he knows the price. ठीक है, तो कंज्यूमर कैसे डिसाइड करेगा, ठीक है, given his income and many alternative goods to choose from. एक कंज्यूमर के पास बहुत सारी चीजें खरीद सकता है, तो वो कैसे डिसाइड करे कि मैं ये करूं कि ये करूं कि मैं ये करूं। दिस इज अ स्टडी ऑफ कंजम्पशन। तो वो जो खरीद रहा है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई सामान, ये जो पर्सन खरीद, आप खरीदते हैं, मैं खरीदता हूँ, कोई भी खरीदते हैं अपनी नीड्स के लिए, तो उसको हम कहते हैं कंजम्पशन। वी ऑल्सो वांट टू नो, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो प्रोड्यूसर है, हाउ द प्रोड्यूसर, वो प्रोड्यूसर कैसे चूज करता है उसको क्या प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन।
तो स्टडी ऑफ कंजम्पशन से मतलब ये है कि मैं अगर कंज्यूमर हूं, मुझे ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या खरीदना है और कैसे खरीदना है। तो वो जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या खरीदना है, उसको मैं कहता हूँ स्टडी ऑफ कंजम्पशन। और अगर मैं कोई सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो मुझे ये डिसाइड करना है मैं क्या प्रोड्यूस करूँ, उसको कहते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे पास एक लैंड है, तो उस लैंड को मैं डिसाइड करूंगा ना मैं उसमें से क्या प्रोड्यूस करूँ, क्योंकि मैं उसमें तो बहुत सारे काम कर सकता हूँ, लेकिन एक काम करूंगा तो दूसरा नहीं कर सकता, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। तो कौन सा यूज करूं, तो ये डिसाइड करना स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। और मैं जब कोई चीज खरीदता हूं, अपने यूज करता हूं, तो मैं क्या यूज करूं, क्या चीज खरीदूं, क्योंकि इनकम लिमिटेड है, तो उसको कहते हैं स्टडी ऑफ कंजम्पशन। Finally, we want to know how the national income or the total income arising from what has been produced in the country is distributed through wages. अच्छा, एक चीज हम ये आगे पढ़ेंगे कि जो भी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है, जैसे कौन करते हैं प्रोडक्शन, लेबर करती है, लेबर लगती है। हम किसी की जमीन लेते हैं, उसके ऊपर हम उसको रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस सैलरी देते हैं, जिसने पैसा लगाया उसको इंटरेस्ट देते हैं, जिसने उस एक्टिविटी को किया, जोखिम उठाई, मेहनत की, उसको हम प्रॉफिट देते हैं। तो जो हमने प्रोडक्शन किया है वो सारा पैसा लैंड, लेबर, कैपिटल को प्रॉफिट की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लैंड वाले को रेंट मिलता है, उसमें से जो भी मैं कमाऊं, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जो कुछ अर्न करूंगा वो मुझे बांटना पड़ेगा। कैसे? लैंड वाले को मैं रेंट दूंगा, जिसकी जमीन ले रखी है मैंने, जिसका पैसा ले रखा है उसको इंटरेस्ट दूंगा, जो लेबर है कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको वेजेस या सैलरीज दूंगा, और मैं अपने लिए क्या रखूंगा, अपने लिए प्रॉफिट रखूंगा। तो जो कुछ मैंने कमाया है वो सब लोगों में बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो कुछ हमने प्रोड्यूस किया एक कंट्री के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। और ये देखा गया है, हम आगे पढ़ेंगे इस चीज को कि ऐसा क्यों होता है। जितना जीडीपी होता है उतना ही पूरे देश के अंदर इनकम। मान लीजिए एक हमारे इंडिया ने 10,000 करोड़ का प्रोडक्शन किया, इसका मतलब इस साल लोगों की इनकम 10,000 करोड़ और आई होगी, इसका सीधा सा मतलब ये होता है। तो इन्होंने यही कहा है कि जो भी इस कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे? वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट की तरह, ठीक है। एंड असाइड फ्रॉम हियर फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड लीव असाइड हियर इनकम। अच्छा, हम ये मान रहे हैं कि फॉरेन की इनकम छोड़ दो, जो भी हमारे देश में हुआ हम उसकी बात करें। तो जब हम इसको पढ़ते हैं कि लोगों में कैसे बट रही है इनकम, किसको ज्यादा मिल रही है, किसको कम मिल रही है, किसी को ज्यादा मिल रही है तो क्यों मिल रही है, कम मिल रही है तो क्यों मिल रही है, ये सब जब हम पढ़ते हैं तो उसको कहते हैं स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टडी ऑफ कंजम्पशन में क्या है, कोई बता सकता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ कंजम्पशन? व्हाट वी स्टडी, तीन चीजें हमने पढ़ी, स्टडी ऑफ कंजम्पशन, स्टडी ऑफ प्रोड्यूसर, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टडी ऑफ कंजम्पशन में हम क्या पढ़ते हैं कि एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को क्यों खरीदता है, कैसे, वो क्या सोच के खरीदता है या क्यों खरीद रहा है। बेसिकली एक कंज्यूमर कब किसी प्रोडक्ट को खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा, और खरीद रहा है तो कितनी क्वांटिटी खरीदेगा, कितनी के बाद बोलेगा मैं नहीं खरीद सकता, और मिनिमम कितनी खरीदेगा, मैक्सिमम कितनी खरीदेगा, कब खरीदेगा, कब नहीं खरीदेगा, और खरीदने के पीछे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चाहता क्या है, क्यों खरीद रहा है। दिस इज ऑल व्हेन वी स्टडी, दिस इज कंजम्पशन बिहेवियर, है ना, स्टडी ऑफ कंजम्पशन। और अगर हम प्रोड्यूसर से बात करें कि भाई तुम अपनी जमीन के ऊपर तो खेती भी कर सकते हो, खेती में भी सैकड़ों चीजें जो तुम उगा सकते हो, अलग अलग चीजें, या तो तुम फैक्ट्री डाल सकते हो, तुम मॉल बनवा सकते हो, तुम हाउसेस बनवा सकते हो, तुम हॉस्पिटल बनवा सकते हो, तो स्कूल बनवा सकते हो। तो ये प्रोड्यूसर वो कैसे डिसाइड करेगा कि इस जमीन पे मैं क्या प्रोड्यूस करूं और कितना प्रोड्यूस करूं, या कोई चीज बनाऊं तो कितनी बनाऊं। तो ये जब हम इसकी बात करते हैं कि प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करेगा, प्रोड्यूसर कैसे डिसाइड करेगा, उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ प्रोडक्शन। जब हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारे कंट्री के अंदर इनकम हुई है वो इनकम लोगों में के बीच में कैसे कैसे बटेगी, किसको ज्यादा मिलेगी, किसको कम मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, स्टडी ऑफ कंजम्पशन, स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कोई कंफ्यूजन है इस तीन के अंदर? ठीक है। बिसाइड्स दीज थ्री कन्वेंशनल डिवीजन, इन तीन कन्वेंशनल माने बहुत टाइम से करते आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम और भी चीजें, दूसरे फैक्ट्स वगैरह जानना चाहते हैं, हम दूसरी प्रॉब्लम की भी बात करते हैं। जैसे यहाँ दिया, फॉर एग्जाम्पल यू माइट वांट टू नो व्हाई एंड or to what extent some households in our society have the capacity to earn much more.
अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों की इनकम ज्यादा है, कुछ की कम है. You may want to know how many people in the country are really poor, how many are middle class, how many are relatively rich and so on. तो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, कंजम्पशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा हम कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की बात करते हैं. हमें ये जानना है कि एक सोसाइटी के अंदर जो है ना, वो एक ज्यादा अर्न क्यों कर रही है, दूसरी कम क्यों अर्न कर रही है. ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है. You may want to know how people in the country are really how many people, कितने लोग गरीब हैं, कितने मिडिल क्लास हैं, कितने रिच हैं, ये भी आप जानना चाहते हैं. इसके अंदर प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं, बट स्टिल यू वांट टू. ठीक है. हाउ मेनी आर इलिटरेट, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं पढ़े लिखे हैं, कितने के पास जॉब है, कितने के पास जॉब नहीं है. ठीक है. तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इकोनॉमिक्स में हम जानना चाहते हैं. Requiring how many people are educated, uneducated. In other words, you may want to know more facts in terms of numbers that would answer questions about poverty and disparity. तो वो कह रहे हैं कि ये हम लोग ये सब जो जानना चाहते हैं, इसके अंदर हमको बहुत सारा डाटा लगता है, नंबर्स लगते हैं, कुछ फिगर्स लगते हैं, कुछ सब चीजें लगती हैं. तो ये हमें सब चीजें कुछ जरूरत होती है. ये तो ठीक है. Obviously, if you think along these lines, you will appreciate why we need statistics. तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें statistics की जरूरत क्यों है. Why we need statistics? Because we need all this data to be added to a model. तो modern economics में statistics का हमको ये लाभ है. Would you now agree with the following definition of economics? तो economics की अब definition थोड़ी सी change की उन्होंने. Economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and distribute them. अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है, एक तो study of people, यहाँ पे जानवरों की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं, और लोगों की और समाज की. जैसे कि वो लोग या समाज जो है अपने लिमिटेड साधनों को कैसे यूज करते हैं अलग अलग कमोडिटीज को प्रोड्यूस करने में, जिससे उनके लोगों की जरूरतें, उनके लोगों की वांट्स वो फुलफिल की जा सके. तो यहाँ पे वही चीजें की बात है, अगर किसी की कोई वांट फुलफिल नहीं हो रही है तो वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज मिस करेगा कि भाई हमको वो नहीं मिल रहा. तो बेसिकली हम ये समझने की इकोनॉमिक्स में कि आपकी कैसे नीड्स एंड वांट्स को हम फुलफिल हो रही है. फिर अब बात हो रही है स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है. इन सेक्शन वी आर टोल्ड अबाउट सर्टेन स्पेशल स्टडीज. हम कई चीजें बात करेंगे. इकोनॉमिक्स के अंदर हमको इकोनॉमिक डाटा बहुत लगता है. इकोनॉमिक डाटा कलेक्ट भी करना पड़ता है, उसको एनालाइज भी करना पड़ता है. ये सब काम हम स्टैटिस्टिक्स में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं और फिर हम उसके हिसाब से लोगों के लिए पॉलिसीज बना सकते हैं. अब सवाल उठता है कि स्टैटिस्टिक्स है क्या. ओके, स्टैटिस्टिक्स क्या है, व्हाट डज स्टैटिस्टिक्स मीन. कंक्लूजन. ठीक है, ठीक है, हो जाएगा. हम ये देख लेते हैं स्टैटिस्टिक्स क्या होता है. स्टैटिस्टिक्स जो होता है डील्स विद कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन. जो न्यूमेरिकल डाटा है, जो नंबर्स में दिया हुआ है, उस डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको एनालाइज करेंगे. ठीक है, एनालाइज करेंगे, फिर उसके बाद उससे हम क्या अर्थ निकालेंगे इंटरप्रिटेशन का, और फिर हम उस डाटा को प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट माने दुनिया के सामने रखते हैं, देखिए ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ. तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, डाटा कलेक्ट करना, उसको इंटरप्रेट करना और फिर उसको प्रेजेंट करना. ये सारी चीजें कलेक्ट और एनालाइज करना. So here we are concerned with data from the field of economics. इंडिया से कुछ डाटा है ना, वो मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ डाटा से they are worried about it. Most economics data are quantitative. Quantitative माने numbers में होते हैं. For example, economics like the production of rice in India. इंडिया में राइस जो है वो 39.58 मिलियन से 74-75 में वो 106.5 हो गया. तो ये डाटा है. ठीक है, ये जस्ट रॉ डाटा है कि ऐसा हुआ. अब इससे अर्थ निकालिए आप. ठीक है. दूसरा, इन एडिशन टू क्वालिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, इकोनॉमिक्स में क्वालिटेटिव डाटा भी यूज करते हैं. जैसे द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच इंफॉर्मेशन इज दैट दे डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिंगल पर्सन. किसी एक पर्सन की या एक ग्रुप ऑफ पर्सन की अलग से उसके अंदर उसकी कुछ क्वालिटीज को बताने लगते हैं. उसको जब हम डिस्क्राइब करते हैं इकोनॉमिक्स में तो दैट इज क्वांटिटेटिव डाटा. ठीक है. डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट्स ऑफ सिंगल पर्सन.
in a group of that is important to record as accurately as possible even though they cannot be measured. तो ये जो कहने का मतलब है कि हम उसका जो इंफॉर्मेशन है वो हम रिकॉर्ड करके हम ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है कुछ डाटा हम मेजर नहीं कर पाते, हम देख नहीं पाते, हमको समझ में नहीं आता, तो हमको क्वालिटेटिव डाटा में जाना पड़ता है जिससे कि हम वो चीजों के बारे में ज्यादा समझ सके। अब हमको सवाल ये उठता है, जैसे इन्होंने दिखाया कि एग्जाम्पल दिया है क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का, एट्रीब्यूट्स ऑफ द पर्सन इन डिग्रीज, जैसे लाइक बेटर, डिग्री जब हम बताते हैं ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, ये ठीक ठीक है, अरे ठीक ठीक का मतलब क्या हुआ है ना, अच्छे का मतलब क्या हुआ, एंड मार्क्स कैसे है, बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, किसी के लिए 60% बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए 80% बहुत अच्छा हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा सा सिचुएशन से समझ में आएगा कि व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड। तो हम इसको कोई नंबर नहीं दे रहे, ये जनरल टर्म है। तो स्किल्स है, किसी में अच्छी स्किल है किसी में नहीं है, तो ये सब चीजें क्वालिटेटिव डाटा कहलाता है, ठीक है। इफ यू स्टडी इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर यू विल स्टडी स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व्स, स्टैटिस्टिक्स में क्या था, डाटा कलेक्ट करना, फिर डाटा को टेबलर या टेबल बना के ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करना, ठीक है, ये हम जनरली करते हैं, ठीक है। बाय कैलकुलेटिंग वेरियस न्यूमेरिकल इंडाइसेस, हम कई कई चीजें इकोनॉमिक्स में निकालते हैं, स्टैट्स में कैसे वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, ये सारी कुछ चीजें निकालते हैं। तो अभी इनका सबका अपना अपना यूज है जो भी हम डाटा प्रेजेंट करते हैं। व्हाट स्टैटिस्टिक्स डज, अब काम क्या है स्टैटिस्टिक्स का, सिर्फ डाटा कलेक्ट करना और भी कुछ काम है नहीं, वो डाटा कलेक्ट करके उसके पीछे उन डाटा में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंज के क्या रीजन हो सकते हैं उसको पता करना इसका काम, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का। ओके, ठीक है, अच्छा। But there is more to statistics. It enables an economist to present economic facts in precise and definite form. Statistics के थ्रू वो अपना इंफॉर्मेशन को प्रिसाइजली और बहुत पक्के तौर पे दे सकता है, और ऐसा दे सकता है प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन, माने सामने वाले को समझ में आ जाए। When economic facts are expressed in statistical term, they become exact. वो मतलब जब हम स्टैटिस्टिकल फॉर्म में कोई भी बात हो रही है, हम जब ये कहते हैं कि जब 10 रुपए प्राइस होगी तो कंज्यूमर 50 यूनिट्स खरीदेगा, जब प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो जाएगी तो कंज्यूमर 50 यूनिट से 10 यूनिट पे आ जाएगा। तो ये फैक्ट्स है, ये फिगर है, दिया जा रहा है। तो अब इसमें किसी को कुछ अपनी तरफ से ऐड करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज देयर। फॉर इंस्टेंस सेइंग दैट विद प्रिसाइज नंबर्स 310 people died in recent earthquake in Kashmir is more factual and thus a statistical data. तो जब हम किसी चीज को नंबर में बताते, 310 लोगों की डेथ हुई, जब हम कहते हैं बहुत लोगों की डेथ हुई, तो वो नहीं है डाटा, 310 की हुई तो दैट इज एग्जैक्ट डाटा। Whereas saying hundreds of people died is not. आप 100 of people बोले तो वो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, इससे जस्ट 230 या एग्जैक्ट नंबर आपने कुछ भी बताया, 130, 310 जो भी है। स्टैटिस्टिक्स आपको मास ऑफ डाटा, मास डाटा मतलब बहुत ज्यादा डाटा है, उसको कंडेंस करने में भी हेल्प करता है, मतलब उसको छोटा करके ब्रीफ करने में भी हेल्प करता है। दिस इज व्हाट वी डू, है ना। हम मान लीजिए पूरे एक शहर की लोगों की एवरेज इनकम निकालना चाहते हैं, तो अगर मैं सबकी इनकम को जोड़ने बैठ जाऊंगा तो बाप रे कितना डाटा होगा। तो मुझे तो एक फिगर बता दो जो पूरे शहर की लोगों की एवरेज इनकम बताता हो। तो जैसे हम 11 आपके मार्क्स होते हैं, आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, एक में किसी में 60 है, 65 है, 70 है, 75 लाइक दैट, आप उसका एवरेज निकालते हो। कोई पूछता है कितने मार्क्स आए, आप एवरेज बताते हो। अलग अलग सब्जेक्ट के बाद में बताएंगे जब उसका मालूम पड़ेगा कि वो इसलिए पूछना चाहता है, तो लेकिन हम वो बताते हैं। तो ये क्या है, वो एवरेज मार्क्स क्या है, वो पूरे 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को रिप्रेजेंट करने वाली एक फिगर है, वो फिगर सबके मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है। दैट इज हाउ इट इज। तो ये चीजें, इसके आगे तो मुझे अपनी शीट से लेना है। तो एक बार मैं ये चैप्टर आपको भेज रहा हूँ, इसको आप पढ़ेंगे, यू विल रीड इट। पढ़ने के बाद में कोई डाउट होगा तो आप मुझसे डिस्कस करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करते जाएंगे। अभी का जो सीन होगा हमारा ऐसे ही रहेगा कि वी विल बी हैविंग, आपके अकाउंट्स में अभी ज्यादा डाउट आएंगे नहीं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा से उसको चीजों को समझ लिया। अब आपको प्रैक्टिस में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। तो हम थोड़ा बहुत डाउट डिस्कस करके इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे। थोड़ा इकोनॉमिक्स एक लेवल पे आ जाए, जब इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे देन आई विल टेक बीएस, ठीक है। तो ऐसा इसको हमें कंटिन्यूअसली इसको चलाना रहेगा पैरेलली।
फिर बाद में जब आपके स्कूल वगैरह चालू हो जाएंगी चीजें तो फिर उस समय डिसाइड कर लेंगे जैसा होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन वगैरह जो भी क्लासेस डिसाइड होंगे। इसमें आपका कोई सजेशन हो तो आप बता दीजिए, अदरवाइज वी कैन कंटिन्यू विद वन सब्जेक्ट आल्सो, व्हाटएवर यू फील लाइक, आपकी जैसी इच्छा हो, जैसा मानो। कोई और सजेशन हो आपका तो बताइए। आराध्या, यू हैव एनी अदर सजेशन टू मेक? हम क्या कर सकते हैं? सर किस चीज का सजेशन? ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपको बताई है कि जिस दिन आपके पास नहीं होगा प्रैक्टिकल ज्यादा करने, मतलब डाउट नहीं होंगे इकोनॉमिक, हमने जैसे अभी मैंने आज क्या किया, सबसे पहले अकाउंट्स का आपका डाउट डिस्कस किया एंड देन आई मूव्ड ऑन टू इकोनॉमिक्स, इस टाइप से। ठीक है, एनी अदर सजेशंस टू एनीवन? नो, फाइन, ठीक है। ये मैं शीट भेज रहा हूँ, इसको आप रीड कर लेंगे एंड देन आई विल डिस्कस इट फर्दर। ठीक है, ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा कल तक, रीडिंग लगाना ही है, और जो जो नहीं समझा उसको अंडरलाइन करिएगा। ठीक है, और वो क्वेश्चंस आप कर लें, और क्वेश्चंस के अंदर कोई भी चीज पूछनी हो तो आप पूछ लीजिएगा।